गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में जनन। जीवाणुओं में जनन कैसे होता है ये चीज यहाँ पर जो है जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है। देखिए, अगर माना जाए कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो वैसे एक ही प्रकार से होता है और वो होता है बाइनरी फिशन के थ्रू। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जीवाणुओं में अलग अलग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाए जाते हैं, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखे गए हैं। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसको कई लोग जो है नहीं मानते हैं रिप्रोडक्शन, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया में तीनों प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे जो मेन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है बाइनरी फिशन, द्विविभाजन द्वारा। देखिए, द्विविभाजन की प्रक्रिया होती कैसी है। जैसे मान लेते हैं ये जीवाणु है, एक जीवाणु है, ये एक जीवाणु है। इस जीवाणु में यहां पर जो एक डीएनए होता है, ये इसका प्लाज्मिड, इस तरह से जीवाणु है। सबसे पहले क्या होता है कि जो ये डीएनए होता है, ये डीएनए का विघटन होता है और एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाता है। और ये दोनों डीएनए होता है, ये दोनों डीएनए एक दूसरे विपरीत अवस्था में चले जाते हैं। जैसे एक यहां है, उसी प्रकार एक डीएनए इधर की ओर बन जाता है। फिर धीरे धीरे इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, यह लंबाई में बढ़ता है इस तरह से, और लंबाई बढ़ने के साथ साथ इसके बीच में कुछ ग्रुप बनना शुरू हो जाता है। इसके बीच में एक ग्रुप बनना, ट्रांसवर्स डिवीजन बनना शुरू हो जाता है। और ये जो है यहां पर जो है धीरे धीरे इस तरह से जो है बढ़ जाता है। धीरे धीरे अनुप्रस्थ खांच जो है काफी जो है गहरा होते होते फिर एक समय ऐसा आता है कि बढ़ जाता है और ये जहां पर जो है दो जीवाणुओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से सामान्य सी प्रक्रिया होती है कि जिसमें जो है जो जीवाणु होता है वो जीवाणु एक द्विविभाजन के द्वारा जो है लगातार एक पहले लंबाई बढ़ती है, पहले उसका डीएनए मल्टीप्लीकेशन होता है, फिर लंबाई वृद्धि करती है, उसका एक ग्रुप बनता है, वो ग्रुप ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इसके पश्चात जो है फिर धीरे धीरे एक खांच बन करके वो दोनों वहां पर एक जैसे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, दोनों जीवाणु अलग हो जाते हैं। एक तरह से एक जीवाणु से दो जीवाणु बनते हैं। अगर अनुकूल परिस्थिति दिया जाए, एक एडेप्टिव जो है कंडीशन दिया जाए, तो उसमें लगभग 20 मिनट में एक जीवाणु जो होता है वो दो जीवाणु में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से एसेक्सुअल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उस पर पहला बाइनरी फिशन रहता है। दूसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि यह जो जीवाणुओं का एक सुरक्षात्मक आवरण का काम करता है, एक सुरक्षात्मक जो है कवरिंग बनाने का काम करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है बाइएंडोस्पोर, अंतःबीजाणु के द्वारा। देखिए, अंतःबीजाणु होता क्या है। देखिए, इसको क्यों नहीं माना जाता है कि जीवाणु से जीवाणु ये जो है क्या नाम है रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां एक जीवाणु से एक ही जीवाणु बनेगा, एक जीवाणु से एक ही जीवाणु बनेगा, इसीलिए इसको नहीं माना जाता। जो एंडोस्पोर होता है, ये जो बैसिलस होते हैं, जितनी बैसिलस बैक्टीरिया है एंड क्लॉस्ट्रीडियम, बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सभी जातियों में, चाहे बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम की जो सभी जातियां जीवाणु की होती हैं, उसमें बाइएंडोस्पोर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है एंडोस्पोर, क्या होता है अंतःबीजाणु, इसको देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक, ये इसका डीएनए है।
सबसे पहले क्या होता है, डीएनए होता है, इस डीएनए जिसको हम लोग न्यूक्लियाइड एरिया कहते हैं, जहां पर डीएनए पाया जाता है उस रीजन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियाइड एरिया, और ये होता है डीएनए। सबसे पहले क्या होता है, जो डीएनए होते हैं, डीएनए 1 से 2 बन जाता है, 1 से 2 डीएनए बन गए, एक यहां एक यहां। अब ये जो डीएनए बनता है ये इसके एक साइड में जा सकता है, किनारे पर हो सकता है या बीच में कहीं पर आ सकता है। जो एंडोस्पोर बनेगा, यानी कि एक ही डीएनए इसमें सक्रिय होगा, एक डीएनए सक्रिय नहीं होगा, तो इसमें सबसे पहले जो मान लेते ये एंडोस्पोर बनेगा, तो इसका जितना भी जीव द्रव्य होगा, पूरा जीव द्रव्य भरा, ये जीव द्रव्य आकर के यहां पर इसका जो है और संकुचित हो जाता है। मतलब जीव द्रव्य आकर के जो है संकुचित होकर के केवल उसी डीएनए के चारों ओर से घेर लेता है, और ये यहां पर ये जीव द्रव्य भर गया। अब ये जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर पूरा जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म भरा, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। अब चूंकि ये डीएनए है, ये इसके ऊपर एक और आवरण बनता है, जैसे ही आकर के ये कवर करता है उस डीएनए को, जितने भी इसके प्रोटोप्लाज्म है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे उस डीएनए को कवर करता है, इसके ऊपर एक और आवरण बन जाता है, यहां पर एक और आवरण बन जाता है, और इस आवरण को कहते हैं कोर। इस आवरण को कहते हैं कोर, ठीक है, इसको हटा देते हैं। इस आवरण को कहते हैं कोर। इसमें सबसे जो चीज ये होता है कि जो कोर होता है ये जो है डाइपीकोलिनिक एसिड और प्लस कैल्शियम आयन से मिलकर के बना होता है। जो कोर होता है वो डाइपीकोलिनिक एसिड और कैल्शियम आयन से मिलकर के बना होता है। थोड़ा और बड़ा कर दें, ठीक है ये। इसके बाद जो कोर होता है, इस कोर के चारों ओर, जैसे ये कोर जो होता है, इस कोर के अब तुरंत चारों ओर जो है, इसको हम लोग सलवार भी कह सकते हैं, कोर यानी सलवार भी इसको जो है कह सकते हैं। इसके चारों ओर एक और घेरा यहां पर बनता है, एक और घेरा यहां पर बनता है, जिसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोप्लाज्म जो होता है वो पतली भित्ति वाली होती है और काफी कोमल होती है, पतली भित्ति वाली कोमल होती है, जबकि जो कोर होता है ये काफी कठोर और मोटी भित्ति वाली होती है। ध्यान रहे, कोर काफी कठोर और मोटी भित्ति वाली होती है, जबकि जो एक्सोप्लाज्म होता है वो काफी पतली भित्ति वाली होती है। इसके अंदर की ओर जो एक्सोप्लाज्म, इसके अंदर की ओर मैट्रिक्स भरा होता है, मैट्रिक्स रहता है, और इस मैट्रिक्स में भी अगर हम लोग बात करें तो यहां इस मैट्रिक्स में जो है कैल्शियम आयन, डाइपीकोलिनिक एसिड, कोलिनिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकान्स का मिश्रण यहां पर पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकान्स का मिश्रण पाया जाता है, और यह मिश्रण इसके अतिरिक्त और किसी भी जीव में नहीं पाया, केवल जीवाणु में पाया जाता है। कैल्शियम आयन, डाइपीकोलिनिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकान्स का जो मिश्रण होता है इसके मैट्रिक्स में भरा होता है। अब इसके बाद ये जो कोर होता है, अगर कोर की बात करें तो कोर इसको तापरोधी बनाने का कार्य करता है, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, ये फेवरेबल कंडीशन में नहीं बनता है। ये जो एंडोस्पोर होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, मतलब जब वातावरण इसके प्रतिकूल होता है, माने टेम्परेचर अधिक है, वातावरण प्रतिकूल है, तो उस समय जो बैसिलस या क्लस्ट्रिडियम के जो जीवाणु होते हैं, इनकी जो जातियां होती हैं, इन जीवाणुओं में ये एंडोस्पोर बनता है, अंदर की ओर ही बनता है, यानी अंदर की ओर स्पोर बनता है, इसलिए इसको हम लोग स्पोर साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, इसके अंदर होता है, ये बनता है। उसके बाद जब वो फेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब जब टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, फिर इसकी भित्ति नष्ट करके ये मुक्त हो जाता है, और इस तरह से एक जीवाणु से एक ही जीवाणु का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया तब होती है जब मान लेते हैं टेम्परेचर अधिक होता है, या मान लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है जिसमें जीवाणु सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो जीवाणु सर्वाइव करने के लिए अपने चारों ओर एक आवरण बनाते हैं, और वो आवरण उसको जो सुरक्षा देता है। फिर जब ये आवरण यहां से हटता है तो ये जीवाणु कोशिका भित्ति को नष्ट करके मुक्त होकर के एक जीवाणु से एक ही जीवाणु का निर्माण करते हैं। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक इसको रिप्रोडक्शन नहीं मानते, कुछ इसको मानते कि ये रिप्रोडक्शन की एक
प्रक्रिया, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में बाई एंडोस्पोर रहता है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वैज्ञानिकों का मत है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों ने अपने प्रयोग से इसको सिद्ध किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो 3 प्रकार से बताया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया 3 प्रकार से बताई गई है। पहला इसमें है जो है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन, और थर्ड होता है कॉन्जुगेशन, यानी कि रूपांतरण, पारक्रमण, संयुग्मन। रूपांतरण, पारक्रमण, संयुग्मन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। देखिए जो रूपांतरण की प्रक्रिया है इसको जो है ग्रिफिथ ने जो है अपने प्रयोगों से सिद्ध किया था कि जीवाणुओं में जो है रूपांतरण के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो इसको ग्रिफिथ ने प्रस्तुत किया था, और ग्रिफिथ ने अपना जो प्रयोग है उस प्रयोग के लिए उन्होंने जो बैक्टीरिया का चयन किए थे वो था डिप्लोकोकस न्यूमोनाई। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक बैक्टीरिया का इन्होंने प्रयोग किया था। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया ये 2 प्रकार का होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी की बैक्टीरिया की अगर बात करें तो एक होता है कैप्सुलेटेड एस टाइप बैक्टीरिया, और एक होता है नॉन कैप्सुलेटेड आर टाइप बैक्टीरिया। देखिए पहले बता चुके जब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था, समझाए थे कि जो कैप्सुलेटेड होता है, अगर जिस बैक्टीरिया के चारों ओर एक कैप्सूल का आवरण पाया रहा है तो वो उसके सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करेगा जब किसी शरीर में प्रवेश करता है। जैसे किसी होस्ट में प्रवेश करेगा, मान लेते हैं ये होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, तो जो होस्ट की एंटीबॉडीज है वो उसको नष्ट नहीं कर पाएगी और होस्ट में रोग हो जाएगा और रोग के कारण जो है होस्ट की मृत्यु भी हो सकती है। जबकि नॉन कैप्सुलेटेड वाला क्या है कि जैसे ही होस्ट में इंटर करेगा तो होस्ट में उपस्थित एंटीबॉडी उसको नष्ट कर देगी और होस्ट जो है वो जिंदा रहेगा। ये यहां पर प्रक्रिया होती है। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए चूहों पर अपना पूरा प्रयोग किया था। इनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट अपना जो है चूहों पर किए थे। ठीक है, चूहों पर अपना प्रयोग किए थे। इन्होंने क्या किया, चूहों के 4 समूह बना लिए। इन्होंने क्या किया, चूहों के 4 समूह बना लिए। 1 2 3 4। इसमें क्या लिया, बहुत सारे चूहों के समूह ले लिए, बहुत सारे चूहे ले लिए, सभी में 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर जो पहला इसमें है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो पहला वाला है इसमें इन्होंने क्या किया, इस कैप्सुलेटेड एस्टाइप बैक्टीरिया, जो कैप्सुलेटेड एस्टाइप बैक्टीरिया है, कैप्सुलेटेड एस्टाइप बैक्टीरिया, इसको इन चूहों के शरीर में इंजेक्ट कराया गया। इन चूहों के शरीर में कैप्सुलेटेड एस्टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट कराया गया। जैसे कैप्सुलेटेड एस्टाइप बैक्टीरिया इसके शरीर पहुंचता है तो इसकी एंटीबॉडी इसको नष्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन नष्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जीवाणु के ऊपर कैप्सूल का एक आवरण पाया रहा है। अतः इस कंडीशन में क्या होगा, जो चूहा है वो चूहे की डेथ हो जाएगी, ये चूहे की जो समूह है वो मर जाते हैं। दूसरे समूह में इन्होंने क्या किया, यहां पर जो है यही कैप्सुलेटेड एस्टाइप बैक्टीरिया को इन्होंने हीट किल्ड कर दिया, काफी उच्च तापक्रम पर उसको नष्ट कर दिया, केवल उसका जीनोम बचा।
उसके जो बाहर के आवरण थे वो सब नष्ट हो गए, केवल जीनोम बचा। मीन्स यहां पर दूसरे में क्या किया, हीट किल्ड, ठीक है, उच्च तापक्रम पर जो उसको मृत कर दिया गया, हीट किल्ड कैप्सुलेट हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, इसमें जो इंजेक्ट करा है। तो यहां पर क्या है, हीट किल्ड होने के कारण उच्च तापक्रम पर जो है एस टाइप बैक्टीरिया है, तो इसका जो कैप्सूल था वो भी नष्ट हो गया, केवल जीनोम है। अतः जीनोम जा करके जैसे पहुंचेगा तो चूहे का जो एंटीबॉडी उसको नष्ट कर देगा। मतलब इस कंडीशन में चूहा जो है वो जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सुरक्षात्मक आवरण इसके पास बैक्टीरिया के पास नहीं है। तीसरे में क्या दिया, तीसरे में ये वाला नॉन कैप्सुलेटेड आर टाइप बैक्टीरिया दिया गया। इसको देने पर अब ऑलरेडी पहले बताया कि जब होस्ट में प्रवेश कराया जाता है तो होस्ट की एंटीबॉडी इसको नष्ट कर देती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई सुरक्षात्मक आवरण नहीं है। मतलब जो होस्ट है वो पूरी तरह से जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। चौथे में इन्होंने क्या किया, इन दोनों का मिश्रण दे दिया। चौथे में इन दोनों का मिश्रण दे दिया, हीट किल्ड एस टाइप प्लस नॉन कैप्सुलेटेड आर टाइप वाले चूहों को जो है बैक्टीरिया को इसमें इंजेक्ट कराया गया। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि हीट किल्ड जो है इसका जीनोम तो जीवित है, जीनोम है, बाकी शरीर के पार्ट, और इससे यहां पर भी देखा कि जो जीनोम होता है उस जीनोम में आनुवांशिक लक्षण होते हैं। अगर वो कैप्सूल बना रहा है, इसका मतलब उसके पास कैप्सूल बनाने का जीनोम है। अगर वो कैप्सूल बना रहा है इसका मतलब उसके पास कैप्सूल बनाने वाला जीनोम है, यानी जीन्स प्रेजेंट है। तो ये यहां पर क्या, इसके पास तो जीन है, लेकिन अभी तो ये फिलहाल इस कंडीशन में इसके पास नहीं है कैप्सूल, तो मर गया था ये और चूहा जिंदा था। लेकिन यहां पर दोनों को एक साथ संवर्धन माध्यम में लेकर के एक साथ चूहे में इंजेक्ट कराया गया, तो यहां पर देखा गया चूहे की डेथ हो गई, जबकि इन दोनों कंडीशन में चूहा जीवित है। लेकिन इन दोनों का संवर्धन कर दिया गया, चूहा की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने क्या देखा, ग्रिफिथ ने क्या देखा तो बड़ा आश्चर्य की कैसे मृत्यु हो गई। तो इन्होंने उसका जो है जब डिसेक्शन किया, देखे डिसेक्शन करके, तो उसको उन्होंने देखा कि डिसेक्शन वाले में कि इस चूहे में जो है कैप्सुलेटेड एस टाइप बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए थे, अतः यहां पर इन्होंने सिद्ध किया कि जो जीनोम वो बैक्टीरिया का ऊपरी आवरण बढ़ सकता है, लेकिन उसका जो जीनोम है उसमें जो जीनोम में उपस्थित जीन है वो जीन जो कैप्सूल बना सकता है वो जीवित है। और जैसे ही उसको एक उपयुक्त माध्यम मिला, यानी ये माध्यम मिला, उसका साइटोप्लाज्म मिला, जिसे अपने लक्षणों को अभिव्यक्ति कर दिया, अपने लक्षणों को प्रकट किया, और इस प्रकार से एक नए प्रकार का जो है जो जीवाणु उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार एक नए प्रकार के जीवाणु की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये 12th में भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, क्योंकि वहां से रहता है एक क्वेश्चन, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है। यहां से भी सिद्ध हो रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ नष्ट नहीं होता, वो आनुवांशिक पदार्थ जो है वो अगली पीढ़ी में प्रसारित होता है। अतः यहां सिद्ध होता है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो ये पहला टॉपिक था इस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब आते हैं ट्रांसडक्शन पर। अब बात करते हैं ट्रांसडक्शन की। पारक्रमण ट्रांसडक्शन। देखिए ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया होती है, ये दो प्रकार से होती है। इसमें दो है, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन और दूसरा होता है जनरल ट्रांसडक्शन। देखिए कुछ अलग नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन समझ क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन और जनरल ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया में जिसका उपयोग किया जाता है वह बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि जीवाणुओं का भक्षण करता है, जीवाणु को लाइसिस करता है, बैक्टीरियोलाइसिस भी इसको कह सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया को लाइसिस करने वाला एक विषाणु होता है बैक्टीरियोफेज।
अगर ये बैक्टीरियोफेज जब किसी बैक्टीरिया में इंजेक्ट करता है, यानी इंजेक्ट होता है किसी बैक्टीरिया में, अगर वो उसके कोई विशिष्ट प्रकार के जीन को ही केवल वह जो है ट्रांसफर करा रहा हो दूसरे जीवाणु में, तब वो रिस्ट्रिक्टेड है। और अगर इस बैक्टीरिया में प्रवेश करने के बाद उसके किसी भी जीन को जो है स्थानांतरण करा रहा हो, तो उसको जनरल ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या होता है, कैसे तो देखेंगे। से मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये इसका डीएनए है। तो जब बैक्टीरियोफेज आता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, टैडपोल लाइक। इसके 6 फिलामेंट होते हैं, वो नीडल की भांति इसमें होते हैं, और ये अपने जीनोम को इसमें इंजेक्ट करा देता है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, ये अपना जीनोम इसमें इंजेक्ट करा दिया। ये जीनोम जा करके इसमें इसके साथ समाकलित होता है, फिर अपनी संख्या जैसे इसके साथ समाकलित होता है, मान लीजिए बैक्टीरिया का डीएनए है, ये जाकर के वायरस का डीएनए से जुड़ गया। अब जितनी बार डिवीजन होगा उतनी बार वायरस के भी जीनोम का डिवीजन होगा। इस तरह से वायरस में कुछ बैक्टीरिया के जीन भी जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसकी संख्या बहुत सारे बढ़ा लेगा, मान लेते ये इस तरह से संख्या अपनी जो है बहुत सारा बढ़ा लिया इस तरह से, तो ये इसको नष्ट करता है। और उसका नष्ट होने के बाद ये जितने भी वायरस है, अब इन सारे वायरस के पास इस बैक्टीरिया का भी जीनोम के जो जीन है, लक्षण है, वो आ गए। अब जब ये किसी दूसरे बैक्टीरिया को जाकर के इंजेक्ट करेगा, तो इसके लक्षण दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाते हैं और उसके लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा जो बैक्टीरिया, उसके लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं, इसी कहते हैं पारक्रमण। या भी कुछ जो है, जैसे कि लेडरबर्ग ने इसको भी जो है, एल लेडरबर्ग ने इसको भी माना था कि यह जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है। इसके अलावा यह भी सिद्ध होता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि इसका जो जीनोम है, वो जीनोम की जो जीन है वो नष्ट नहीं हुए, आनुवंशिक लक्षण नष्ट नहीं हुए, जो अगली बैक्टीरिया में प्रवेश कर गया। इस तरह से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा जो होता है वो कॉन्जुगेशन है। तीसरा कॉन्जुगेशन, इसको जो है जोशुआ लेडरबर्ग ने जो है दिया था। इन्होंने क्या बताया कि जब कहीं कोई दो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, इसका जीनोम, ये इसका प्लाज्मिड, एक बैक्टीरिया और ये दो बैक्टीरिया, अब जो हमने की बता सेक्स पिलाई खिम्ब्री, ये क्या करता है, जो सेक्स पिलाई होती है आपस में जाकर के जुड़ जाते हैं इस तरह से। जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसको F पॉजिटिव, जिसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाता उसको F नेगेटिव कहते हैं। ये चिपकने के बाद क्या होता है, एक संयुग्मन नलिका बना लेता है। ये चिपकने के बाद एक जो है संयुग्मन नलिका बना लेता है। अब इसमें चूंकि प्लाज्मिड, हमने बताया था कि प्लाज्मिड में मल्टीप्लीकेशन करने की क्षमता होती है, अतः यह प्लाज्मिड 1 से 2-4 प्लाज्मिड बना करके कुछ प्लाज्मिड इसमें भी ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से ये भी F पॉजिटिव हो जाता है। तो इस प्रकार इसके लक्षण भी परिवर्तित हो गए, अतः यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। इसको हम लोग कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहा जाता है। तो इसके अलावा इसको एक चीज और कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लक्षण जो इसके परिवर्तित हो गए, ये F निगेटिव वाला भी F पॉजिटिव में परिवर्तित हो गया। तो ये यहाँ पर जो है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव टाइप, असेक्सुअल में एम्बाइलोस्पोर, और सेक्सुअल में ये 3 प्रकार के जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन होता है। कुछ वैज्ञानिक इसको नहीं मानते रिप्रोडक्शन, लेकिन फिर भी जो है जब आता है तो जो है तो भी यहाँ पर इसको समझाना रहता है कि हाँ ये एक रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर दो बैक्टीरिया के मध्य जो है आपस में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वहां पर संयुग्मन हो रहा है, आपस में जो है कॉन्जुगेशन हो रहा है, कुछ भी प्रक्रिया है, फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पूरा जो टॉपिक था वो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया था। धन्यवाद।